अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। अब ये एसी जनरेटर अल्टरनेटिव करंट जो प्रोड्यूस करता है, एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव करंट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जनरेटर क्या होता है ये हर शख्स को पता है। जनरेटर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। जनरेटर इनफैक्ट करता क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक हो गया, ये चीज याद रखनी है। एसी जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसके अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इसके इन साइड पर कैसी होती है, जैसे हमने डीसी मोटर पढ़ा है इससे पहले वाले केस में, ये बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाता है। वो फर्क क्या है वो देखें ये हमारे पास मैग्नेट होता है, इसका इस तरह से बनाते हैं। मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है। एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, और इस मैग्नेट के अंदर हमने कॉइल रखी होती है इस तरह से। इस कॉइल के आगे एक रिंग लगा होता है इस तरह से, और दूसरी साइड पर भी एक रिंग लगा होता है इस तरह से। ठीक हो गया। अब इस रिंग के साथ ब्रशेस होते हैं, इसको हम नाम देते हैं कार्बन ब्रशेस। वो इनफैक्ट कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से, ऐसे। ठीक हो गया। और फिर ये कार्बन ब्रशेस होते हैं, ये अटैच होते हैं आउटर सोर्स के साथ। मैं कह रहा था यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, बल्ब है, आउटर सोर्स के साथ अटैच होते हैं। अब इसमें होता है क्या इनफैक्ट कि इस कॉइल को एक तरफ से घुमाया जाता है किसी तरीके से। आपको पता है जो जनरेटर होता है ना, जो डायनेमो होती है, वो किसी इंजन के साथ अटैच होती है। घरों में जो जनरेटर यूज होता है उसमें एक इंजन लगा होता है जिसमें पेट्रोल डालकर हम स्टार्ट करते हैं। फिर वो जब इंजन स्टार्ट होता है वो जनरेटर की कॉइल को रोटेट करता है। जब जनरेटर की कॉइल रोटेट होती है तो देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक हो गया, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसको हम कह देते हैं जी ये ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक हो गया। और वो सारा हम पढ़ चुके हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। खैर जब इसको हम रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो ए और बी साइड पर अप्लाई हो रहा है, इस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है, इसमें अगर हम करंट की डायरेक्शन मालूम करें, बिल्कुल वही हमारी जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, जिसे हम देखेंगे फोर्स जो अप्लाई होती है वो, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, जो करंट जो अप्लाई होती है। अब इसमें देखें, इसमें जो ये दो लगे होते हैं कार्बन ब्रशेस और साथ में होते हैं रिंग। अच्छा, जो हमने डीसी मोटर में पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था स्प्लिट रिंग, वो मैंने पढ़ा था स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग। लेकिन यहां पर स्प्लिट रिंग नहीं होती, यहां पर होते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग, स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है टूटा हुआ, बिखरा हुआ, टूटा हुआ, बीच में कटा हुआ। और स्लिप होता है जो मतलब पूरा एक रिंग होगा लेकिन वो टूटा हुआ नहीं होगा। ठीक हो गया। ये इनको बोलते हैं स्लिप रिंग, याद रखना है। ये दो हमारे पास होते हैं, जो ये होता है स्लिप रिंग। अब स्लिप रिंग का काम ये होता है, स्लिप रिंग का काम ये होता है कि जो करंट आएगा वो सारे का सारा, जब हमने स्प्लिट रिंग लगाया था ना तो कुछ इस तरह से ये रिंग था लेकिन दरमियान में से टूटा हुआ था। जब हमने स्प्लिट रिंग लगाया था तो हमने ये कहा था कि जब हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है, जब एक ये वाला हाफ जो हिस्सा होता है, इसकी वजह से जब एक लूप बनता है, अब इसके बाद दूसरा लूप बनना चाहिए था ये वाला, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन बीच में कटा हुआ था। जब सेकंड लूप स्टार्ट होगा तो वो दोबारा जीरो से स्टार्ट करेगा, तो दोबारा जीरो से स्टार्ट करेगा, इसको इसी डायरेक्शन में लेकर आएगा, डायरेक्शन सेम रहती है। ठीक है। लेकिन यहां पर है स्लिप रिंग, स्प्लिट नहीं, स्लिप, एक कंप्लीट रिंग है। तो इस कंप्लीट रिंग का काम ये होगा जब करंट प्रोड्यूस होगी एक चक्कर से, अब इसके बाद क्योंकि पूरा एक रिंग है तो पूरा एक लूप बनेगा इस तरह से, क्योंकि ये स्प्लिट नहीं है ये स्लिप है। जब करंट देखें, चलें ये कर लेते हैं, ए बी साइड पर जब फोर्स लगेगी इन साइड पर
और CD पर लगेगी आउटसाइड पर, या फिर इधर से आउटसाइड या इधर से इनसाइड। यानी कि ये जब कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल जब हम रोटेट करवाएंगे, तो जब कॉइल रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जब इसमें से पास होगी, तो हमने ये पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। फिर वो करंट फ्लो करेगा स्लिप रिंग की तरफ। स्लिप रिंग के साथ है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस का काम होता है कि जो स्लिप रिंग, जो रिंग होते हैं, ये कार्बन के साथ जो ना वो घिस रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे, ये सपोज करते हैं ये हमारा स्लिप कार्बन ब्रशेस है और ये हमारे पास वो रिंग है। अब जो कार्बन ब्रशेस है, ये रिंग है, तो जो रिंग होगा वो कार्बन ब्रशेस ऐसे ऐसे कर बिल्कुल साथ टच होकर घूम रहा होता है। टच होकर घूमने का मतलब ये होता है कि जो यहाँ से करंट फ्लो होती है वो इस रिंग में आती है, रिंग जो कि कार्बन ब्रशेस से अटैच होता है, फिर वो सारा करंट फ्लो होता है कार्बन ब्रशेस में, फिर आगे हमने जो सोर्स लगाया होता है बल्ब, जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वहां पर फ्लो होना होता है। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें जो कॉइल होती है, कॉइल की डायरेक्शन क्या है ये देखते हैं। देखिए पहले जी ये यूं था, सपोज करें कि ये हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, ये रोटेट हुई, हाफ रोटेट हुई, फिर इसने रोटेट होना, ये हाफ रोटेट हो चुकी है। अब हाफ रोटेट होने के बाद जो देखिए पहले ये था, ये टेप वाली साइड याद रखिए, टेप वाली साइड है, ये टेप नहीं लगी, ठीक है, ये थी करंट की डायरेक्शन, ये थी ये वाली, ये रोटेट हुई यहां पर आ गई। अब इसमें करंट की डायरेक्शन ये थी, लेकिन चूंकि डायरेक्शन चेंज हुई है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से करंट की डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। अब डाउन होने की वजह से करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो होगी वो एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है। ठीक है। अब अगर इसकी हम कॉइल की डायरेक्शन देखें तो कॉइल की डायरेक्शन हमारे पास कुछ यूं होती है। हमारे पास पहले हमने कॉइल रखी हुई है, वो है इस फॉर्म में, ये हमारे पास वो कॉइल है, ठीक है, ये हमारे पास कॉइल है। फिर थोड़ी देर बाद जब ये कॉइल जो है ये बिल्कुल यूं है, ऐसे है, अब क्या होगा, कॉइल रोटेट होगी। जब कॉइल रोटेट होगी तो ये आ जाएगी हमारे पास ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कॉइल हमारे पास सबके बाद ऐसे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अगेन कॉइल रोटेट होगी तो अगेन हमारे पास आ जाएगी ये ऐसे स्ट्रेट में आ जाएगी। अब अगेन जब रोटेट होगी तो कॉइल हमारे पास ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉइल की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी जैसे जैसे कॉइल रोटेट करती रहेगी। अच्छा, अब देखें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो इस तरह से हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ठीक हो गया, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ये है, इसमें से बिल्कुल मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं, मैक्सिमम पास कर रही हैं। फिर अगेन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ये हैं, मिनिमम पास करेंगी। ठीक हो गया। अब देखिए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, अब जो ये जो इस तरह रखा हुआ है, ये इनफैक्ट ये है कि बिल्कुल ऐसे है, ये ऐसे है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है। ये हमारे पास ऐसे है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो कि वो कम पास होगी। अगेन ये फिर ऐसे है, फिर ये अगेन ऐसे है। देखिए पहले है ये मैग्नेटिक, हमारे पास एरिया यू पड़ा हुआ है। अब एरिया यू पड़े होने का मतलब है कि ये हमारा जो वेक्टर एरिया वो कौन सा होगा, दिस वन, ये वेक्टर एरिया होगा, और इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होगी, यानी कि वेक्टर एरिया, अगेन वेक्टर एरिया क्या होगा, ये वाला, ये ऐसे वेक्टर एरिया, और इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस और वेक्टर एरिया का आपस में एंगल है वो पैरेलल आ रहा है, मतलब जो हमारे पास वेक्टर एरिया है वो हमारे पास ये आ रहा है। जब ये यूं घूमेगी कॉइल तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा। फिर अगेन जब ये घूमेगी कॉइल, अगेन घूमेगी, इसका वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जब अगेन ये घूमेगी कॉइल, इसका वेक्टर एरिया अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनफैक्ट इसका वेक्टर एरिया होगा जो चेंज होता रहेगा कॉइल के घूमने के साथ साथ। ठीक है, अब जो हम एंगल लेते हैं वो वेक्टर एरिया का लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ। ठीक है, अब देखें यहां पर ये पॉइंट 1 है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस और वेक्टर एरिया क्या है, पैरेलल। अब यहां पर लेकिन जो फ्लक्स होगा हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो कुछ यूं होगा, फ्लक्स को हम यूं करते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए और साथ में कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है,
लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा जा रहा है। ये हायर क्लासेज में है, इंटरमीडिएट में, ये आपके 10th में फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। अच्छा, अब जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, ये इसको बोलते हैं चेंज इन फ्लक्स, इसको बोलते हैं फ्लक्स। अब जो फ्लक्स है उसको हम कैलकुलेट करते हैं पॉइंट 1 पर, इसको बोलते हैं पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 पर कितना कितना होगा। अगर हम बात करें पॉइंट 1 की, देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल है, यानी कि ये एरिया और ये फील्ड आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल होने का मतलब है कि दोनों के दरमियान में एंगल कितना होगा, 0, और cos 0 जब होगा तो ये हमारे पास होगा मैक्सिमम। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक जो हमारे पास फ्लक्स आएगा वो हमारे पास मैक्सिमम आएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि पॉइंट 2 पर आ जाए। पॉइंट 2 पर जो वेक्टर एरिया है वो डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस और वेक्टर एरिया का आपस में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब यहां पर cos 90 पुट करेंगे, cos 90 क्या होगा, 0, तो इस सारे को 0 कर देगा। इसका मतलब आपके बाहर यहां पर हमारे पास जो आ रहा है वो 0 यहां पर आएगा, बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे। ठीक हो गया। फिर आ जाइए थर्ड पोजीशन पर। थर्ड पोजीशन में वेक्टर एरिया है वापस और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है फॉरवर्ड, तो दोनों का आपस में एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है। तो 180 जब यहां पर पुट करेंगे, cos 180 होता है -1, तो ऊपर जो प्लस में होती है सारी के सारी और नीचे माइनस में जाती है, तो इसमें आएगी जनाब ये तो ये आ जाएगी माइनस में। ठीक हो गया। अब आए जी 4 पर। 4 में देखें वेक्टर एरिया है अपवर्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगेन दोनों का आपस में एंगल कितना बन रहा है, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का 90, तो cos 90 पुट करेंगे तो वो फ्लक्स को 0 कर देगा। इसका मतलब यहां पर भी जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स हमारे पास कुछ यूं आ रहा है, ऐसे ऐसे, और ये हमारे पास आ गया फ्लक्स। एक चीज आपने याद रखनी है, जहां पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा वहां पर ईएमएफ मिनिमम होगा। बात समझ आ रही है? जहां पर फ्लक्स, मैं इसको यूं कर देता हूं, जहां पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ये है हमारे पास है फ्लक्स मैक्सिमम, जहां पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा वहां पर ईएमएफ मिनिमम होगा। ये चीज याद रखनी है। फ्लक्स और ईएमएफ आपस में रिवर्स होते हैं, उल्ट होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अगेन वही बात मैं आपको बता रहा हूं, आपकी बुक में नहीं है। कैसे होता है ये इंटरमीडिएट में है, वहां पर डिटेल में सारा हम इसको टू द पॉइंट करते हैं। जहां पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा वहां पर ईएमएफ मिनिमम होगा। तो बताएं जी पॉइंट 1 पर है, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स मैक्सिमम है। अगर फ्लक्स मैक्सिमम है तो ईएमएफ क्या होगा, मिनिमम। तो ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास इस पॉइंट पर मिनिमम। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए पॉइंट 2 पर। पॉइंट 2 पर फ्लक्स क्या है, मिनिमम, तो यहां पर ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम। ये ठीक है। थर्ड पॉइंट पर है। थर्ड पॉइंट पर जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम है, चाहे वो उल्ट डायरेक्शन में, चाहे वो माइनस में है, लेकिन है तो मैक्सिमम ना। फ्लक्स मैक्सिमम है तो ईएमएफ क्या होगा, मिनिमम। अगेन आ जाए पॉइंट 4 पर, हमारे पास फ्लक्स जो है वो मिनिमम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, हमारे पास यूं बनेगी, ये और सॉरी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये तो ये और इसको और एक्सटेंड करते हैं तो ये आगे यूं निकल जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह वेव बनेगी। अब देखिए जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ मतलब करंट, ईएमएफ मतलब करंट, ईएमएफ मतलब करंट। इसका मतलब है जो करंट हमारा होगा वो तब मिनिमम होगा जब फ्लक्स हमारा मैक्सिमम होगा। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है जब एरिया, वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तब, या फिर हम यूं कहते हैं जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में होगी। देखो कॉइल ये है ना, कॉइल, इसमें दो चीजें हम यूज करते हैं, एक वेक्टर एरिया यूज करते हैं, एक सरफेस एरिया यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं ना कॉइल के एरिया की, उसका मतलब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला सारा एरिया, ये वाला सारा एरिया सरफेस एरिया होता है। ठीक हो गया। और जो वेक्टर एरिया होता है वो ये होता है, ये जो डायरेक्शन हम लेकर आते हैं। तो हम जब कॉइल की एरिया की बात करते हैं हम टोटल ये सरफेस एरिया की बात करते हैं। अब की बार क्या है, ये जो कॉइल है, कॉइल का सरफेस एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहेंगे जो इस कॉइल का वेक्टर एरिया है
वो क्वाइल के वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। बात दोनों एक है, सिर्फ एक में वेक्टर एरिया यूज करते हैं, एक में सरफेस एरिया यूज करते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। जब क्वाइल परपेंडिकुलर है, बात हो रही है जब क्वाइल परपेंडिकुलर है, हम यूज करेंगे क्वाइल परपेंडिकुलर। जब क्वाइल परपेंडिकुलर है तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ हमारा होगा मिनिमम, ईएमएफ होगा मिनिमम। जब क्वाइल हमारी पैरेलल है, क्वाइल पैरेलल है तो ईएमएफ जो होगा हमारा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, यहां पर मैक्सिमम है। अगेन जब क्वाइल हमारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्वाइल परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ हमारा क्या होगा, मिनिमम, ठीक हो गया। अगेन पॉइंट 4 पर चले, जब सरफेस एरिया हमारा पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब जब क्वाइल हमारी पैरेलल होगी तो जो ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक हो गया। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो इस तरह से डायरेक्शन चेंज होकर जो हमारी वेव बनती है वो इस तरह से हमारी वेव बनती है, ठीक हो गया। अगर आप इसका ओवरव्यू देखें तो आप देख सकते हैं कि पहली बात हुई कि क्वाइल को, अब मैं इसको रिवाइज करता हूं, क्वाइल को हम रोटेट करते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट प्रोड्यूस होने की वजह से आगे हम सोर्स में यूज कर सकते हैं। अब करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, जब क्वाइल रोटेट करती है तो रोटेशन में हमारे पास अगेन वही परपेंडिकुलर होगी तो हमारा ईएमएफ मिनिमम होगा, पैरेलल होगी तो हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक हो गया। ये डिपेंड करता है वही एंगल, ये जो एंगल हमने यहाँ पर लिखा फॉर्मूला, ये आपकी सिलेबस में नहीं है, ये आपके हायर क्वालिफिकेशन में है, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें, इससे पहले हमने पढ़ा डीसी मोटर और अभी हम पढ़ रहे हैं एसी जनरेटर। डीसी और एसी में फर्क क्या होता है, तो हम ये डिस्कस करते हैं। अगर हम डीसी और एसी में फर्क करें ना, तो उसमें जो बेसिक डिफरेंस आता है वो ये आता है, जो डीसी होता है ना उसके अंदर होते हैं स्प्लिट रिंग, जिसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, और जो एसी होता है इसके अंदर स्लिप रिंग होते हैं, ठीक हो गया। तो उसमें सिर्फ ये फर्क है कि जो हमारा एसी जनरेटर होता है उसमें स्लिप रिंग होते हैं, बिल्कुल इस तरह से कि जो इसमें जो वेव होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, स्लिप के अंदर, स्लिप रिंग में या फिर एसी जनरेटर में करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, एक पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव जाएगी। लेकिन जो डीसी जनरेटर होता है इसके अंदर स्लिप नहीं, स्प्लिट रिंग होते हैं, ये वाले कटे हुए होते हैं। इसमें जो करंट होती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाती। अगर पॉजिटिव लूप में जा रही है तो वो जब उसने डायरेक्शन चेंज करनी होती है तब आगे जो रिंग होता है वो कटा हुआ होता है, जब फिर नेक्स्ट हाफ में जाती है तो वो अपनी करंट को फिर अगेन जीरो से स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से डायरेक्शन वही रहती है जो पहले होती है। सिर्फ ये फर्क होता है दोनों में, डीसी में स्प्लिट रिंग होता है और एसी में स्लिप रिंग होता है। अगर हम स्लिप को चेंज कर दें स्प्लिट रिंग से, फिर हमारा डीसी जनरेटर डीसी नहीं रहेगा, अब वो एसी जनरेटर बन जाएगा। अगर हम स्प्लिट रिंग को चेंज कर दें स्लिप रिंग से, अब हमारा डीसी जनरेटर डीसी नहीं रहेगा बल्कि एसी बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास जो हमने पढ़ा है एसी जनरेटर क्या होता है, जिसके अंदर हमने इसकी डायग्राम और इसकी बेस बनाकर बात की है, और हमने कहा है कि कब हमारे पास ईएमएफ मैक्सिमम होगी, कब हमारे पास ईएमएफ मिनिमम होगी, और फिर हमने डिस्कस किया एसी और डीसी में, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में फर्क आता है। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं।